नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 करेंगे दोस्त। और मैं बता दूं आपको कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चैप्टर का नाम है अनुवांशिकी। जेनेटिक्स चैप्टर है, हेरिडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चन इस चैप्टर से लेकर आए हैं। जितने भी NCERT SCERT 6 से 12th क्लास तक का जो कि 2-3-4 बार एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये। इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेम प्लेलिस्ट के अंदर बनाकर सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ा के डाल दिए गए हैं और इसमें भी 13 चैप्टर पढ़ा के ऑलरेडी डाल दिए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन सीरीज है क्योंकि लोग लाखों रुपए खर्च करके इन सारे क्वेश्चंस का क्लासेज करते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। थोड़ा सा ये हो सकता है कि बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज जाएगा तो उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ यहाँ का थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, गाड़ी वगैरह जाते रहता है। बहुत जल्द मैं उसको ठीक करने वाला हूँ, तब तक क्लास ना रुके इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोग के लिए अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जैसा मैंने बताया वैसे ही आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम 14वां है, अनुवांशिकी, जिसको जेनेटिक्स भी बोलते हैं हम लोग। थोड़ा टफ ये चैप्टर होता है लेकिन पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन, तो थोड़ा ज़्यादा कठिन ना लगेगा और मैं आसान भाषा में समझाऊँगा, टेंशन ना लीजिए। पहला प्रश्न है, सही बताना है। कह रहा है कि क्रोमोजोम शब्द का उपयोग सर्वप्रथम बाल्डियर ने किया था। तो ये बात सही है। क्रोमोजोम शब्द देने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति है, ये शब्द की बात है। क्रोमोजोम खोज नहीं किया, क्रोमोजोम शब्द दिया था, बाल्डियर ने दिया था। दूसरा करा है, जीन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम जोहानसन के द्वारा किया गया था। ये सही बात भी है कि जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन ने खोजा। उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन को अगर 3 नंबर पॉइंट देखेंगे तो करा अनुवांशिकी शब्द, ये गलत दिया हुआ है, सटन ने नहीं दिया था। ये देने वाले थे बेटसन, नाम था उनका। क्या नाम था? बेटसन, सटन नहीं, बेटसन। तो ये सही था, ये सही था, ये गलत था। मैंने इसका सही भी बता दिया आपको, बेटसन होगा जो अनुवांशिकी शब्द दिए थे। चलिए, ये करा निम्नलिखित में किस प्रकार के गुणसूत्र की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला भी के समान होती है? गुणसूत्र है लेकिन भी के जैसा होगा, तो आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक जो होता है वो भी के जैसा होता है, ऐसा भी के जैसा। ठीक है। एक भुजेदार होता है, पहला नंबर वाला एक्रोसेंट्रिक, एक ऐसे भुजा होता है सिर्फ। जो बी नंबर में है सब मेटासेंट्रिक, इसमें 2 भुजा होता है। और ये जो टेलोसेंट्रिक है ये छड़ के जैसा ऐसे बना रहता है, लंबा। ठीक है, सबका अपना अपना गुण है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुणसूत्र के संबंध में सही नहीं है? तो आंसर पहला देखिएगा, गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में स्थित क्रोमोटीन जालिका द्वारा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टार मार लीजिए और ये इसको याद करिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछेगा मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि गुणसूत्र का निर्माण कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में स्थित किस जालिका द्वारा होता है? ऑप्शन कई गो रहेगा, तो आंसर क्या देना रहेगा आपको? क्रोमोटीन। ये पॉइंट तो सही हो गया। 2 नंबर का रहा, पादप कोशिका का गुणसूत्र जंतु कोशिका से बड़ा होता है। पौधा का जो गुणसूत्र होता है वो जंतु से बड़ा होता है। ये बात भी 100% सही है। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट में, किसी भी जाति के गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। तो ये बात भी सही है। एक जाति का गुणसूत्र एक निश्चित, जैसे सारे मनुष्य का 46 मतलब 46 है। कह रहा है किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या हमेशा 1 से अधिक होती है। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसा जीव है जिसमें गुणसूत्र 1 होता है। तो ये तो गलत बात है। यहाँ पे है आपका पॉइंट कि निम्नलिखित में से सही बताना है। कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है कि गुणसूत्र के दोनों सिर कभी भी आपस में नहीं मिलते थे। तो सही बात है, गुणसूत्र के 2 सिर होते हैं, वो कभी भी आपस में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, गुणसूत्र कारणवश अगर टूट जाए तो वह पुनः जुड़ जाता है। ये बात गड़बड़ है। टूट गया तो टूट गया, जुड़ने का यहाँ सवाल नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है इस पॉइंट में। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि गुणसूत्र के किस हिस्से में सेंट्रोमियर स्थित रहता है? तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक संकुचन। प्राथमिक संकुचन जिस समय होता है उस समय सेंट्रोमियर स्थिर रहता है। आगे है, गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरे को क्या कहा जाता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं दोस्त? टीलोमियर बोलते हैं। गुणसूत्र के दोनों अंतिम सिरे को टीलोमियर बोलते हैं। आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिका में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा जनन कोशिका में अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसी तरह आगे अगर आप देखेंगे तो कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 होती है।
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 है, ये सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 1 से ज़्यादा होती है, ये बात भी सही है। प्रोकैरियोटिक क्योंकि अविकसित कोशिका होता है इसलिए गुणसूत्र की संख्या 1 होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में 1 से ज़्यादा होता है। सत्य कथन बताना है, पढ़ा जाए। किसी भी जाति में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र आकार में समान होते हैं, तो जाति का बात कर दिया तो 1 होगा, ठीक है। ये किसी भी जाति में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र पर जीनों की संख्या समान होती है, ये बात भी सही है। मेंडल जब अपना प्रयोग कर रहे थे तब गुणसूत्र की खोज ना हुआ था। एक मिनट रुक जाइएगा, हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, असत्य तो पूछा नहीं है। कह रहा है किसी भी जाति में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र आकार में समान होते हैं। जी नहीं, ये तो गलत है, गुणसूत्र अलग अलग आकार का होता है। किसी जाति में पाए जाने वाले प्रत्येक गुणसूत्र की संख्या समान होती है, ये बात भी गलत है, गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। हाँ, ये सही है कि मेंडल जिस समय प्रयोग कर रहे थे गुणसूत्र का खोज नहीं हुआ था उस समय। आगे कहता है गुणसूत्र केवल जनन कोशिका में पाया जाता है, कायिक कोशिका में अभाव है, ये गलत बात है, गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि किसी भी प्राणी के गुणसूत्र के एक सेट में पाए जाने वाले जीनों के समूह को क्या कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी प्राणी के गुणसूत्र के एक सेट में पाए जाने वाले जीनों के समूह को क्या कहा जाता है। तो जीनोम के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, इसको जीनोम के नाम से हम लोग जानते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल को केंद्रक से अलग कर उसका नाम न्यूक्लिक रख दिया। न्यूक्लिन रखने वाला कौन व्यक्ति, इनका नाम था जॉन फ्रेडरिक मीसर, ठीक है। इन्होंने क्या न्यूक्लिक अम्ल के केंद्रक से अलग करा और उसका नाम न्यूक्लिन रख दिया। आगे करा निम्नलिखित में कौन है प्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है। प्यूरिन नाइट्रोजन बेस नहीं है, इसको बोलते हैं साइटोसिन। निम्नलिखित में से कौन पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है। तो इनमें सभी है, समझे। अगर हम इसमें बात करें कि कौन पिरिमिडीन नाइट्रोजन बेस है, तो इसमें सभी है। थाइमीन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, ये तीनों क्या है, तो कहिएगा ये सभी नाइट्रोजन बेस है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। तो मानव का 46 गुणसूत्र होता है, ड्रोसोफिला में 8 होता है, मकई में 20 होता है, आलू में गलत है, आलू में 48 होता है। आलू में कितना होता है 48। याद रखने का तरीका है, 2 गो आलू बनता है, इसमें 4 लिख दीजिए, उसके बाद 2 गो आलू बना दीजिए, 8 48। आगे आपका मटर के पौधे में कोशिका में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है, तो आंसर हो जाएगा 14। मटर के पौधा में गुणसूत्र की संख्या 14 है। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर निकल के आएगा डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि पहला है यह अपना प्रकृति बनाने में सक्षम है, सही बात है। इसकी संरचना और रासायनिक संगठन स्थिर बना रहता है, ये भी सही बात है। इसमें उत्परिवर्तन की संभावना बनी रहती है, ये भी सही बात है। तो इसमें इनमें सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे कहा जा रहा है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा प्रतिपादित किए गए डबल हेलिक्स मॉडल और डीएनए के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा पहला कह रहा है डीएनए अणु में 2 पूरक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सर्पिल रूप से डबल हेलिक्स मॉडल बनाती है, सही बात है ये। आगे कह रहा है डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का एक पूर्ण घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम में पूरा होता है, ये भी सही बात है। डीएनए के दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी सही बात है। इसका डी कर दीजिए, सारे सही बात है। कोशिका में किस प्रकार के आरएनए की संख्या सर्वाधिक होती है, तो आपका आंसर निकल के आएगा आरआरएनए। फुल फॉर्म जानते हैं क्या आप, इसको बोलते हैं राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आरआरएनए का फुल फॉर्म है। एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए का फुल फॉर्म जानते होंगे, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। टीआरएनए का फुल फॉर्म है ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब जानिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कदार जरूरत पड़ सकता है आपको। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक इकाई कहा जाता है। आप देखिए, अनुवांशिक इकाई में जीन आप मारे और अनुवांशिक पदार्थ बोलेगा तो डीएनए मारना है, दोनों में समझिएगा जरा।
जीन को इकाई कहा जाता है, ये शब्द पर ध्यान देना है। इकाई एक जीन कुछ ऐसे याद करके रखिए। और पदार्थ जैसे लिखे आनुवांशिक पदार्थ तो डीएनए को बोला जाता है। एमआरएनए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण कहाँ होता है? तो ये केंद्रक में होता है। एमआरएनए कहाँ बनता है? केंद्रक में बनता है। इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर दीजिएगा एटीपी का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसका आवश्यकता होती है? तो एटीपी का होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ रहा है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया है? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बीडल एवं टैटम ने दिया है। बीडल एवं टैटम ने दिया है, ध्यान रखिएगा। आगे आपका कि सर्वप्रथम किसके प्रयोग से यह प्रमाणित हुआ कि जीन गुणसूत्र के ही अंश है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका टी.एच. बोबेरी तथा W.S. सटन। टी.एच. बोबेरी तथा W.S. सटन आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका कि जो जीन अपना स्थान बदलते रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो जीन स्थान बदलते रहते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजेंस जीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? ट्रांसपोसोन्स जीन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के आरएनए से प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाता है? तो आंसर दीजिएगा इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोला जाता है। समझे? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवांशिक इकाई जीन है, ये तो क्लियर हो गया बात। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करिए। पहला कह रहा है जीन डीएनए के बड़े अणु का खंड होता है, ये सही बात है। जीन डीएनए के बड़े, इसीलिए जीन देखिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जीन जो है डीएनए के बड़े अणु का एक खंड ही होता है। आगे कह रहा है सभी जीवों में वंशागत लक्षणों का निर्धारक जीन होता है, ये बात भी सही है। 3 नंबर में कह रहा है कि एक जीन में करीब 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। आगे कह रहा है मनुष्य में 10,000 से 15,000 की संख्या में जीन पाए जाते हैं, ये गलत माना जाएगा क्योंकि एक जो डीएनए होता है उसके अंदर तकरीबन माना जाता है 3000 जीन। तो आप देखिए ना टोटल 46 जीन है, तो इसको 3000 से गुना करिए, देखिए कितना ज़्यादा हो जाएगा। क्या 10,000 आएगा? ऐसे ही लग रहा है बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये आंसर होगा पहले, लास्ट वाला ये गलत है, सिर्फ 4 नंबर और सारे सही है। जीन को सिस्टोन, रिकॉन और म्यूटॉन के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो उनका नाम था बेंजर, वैज्ञानिक का नाम था। मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग एलील बोलते हैं, समझे? आगे कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के कितने जोड़े विपरीत लक्षणों का चयन करा था? तो 7 जोड़ी लक्षण का चयन करा था। मेंडल के आनुवांशिक नियम को किस वैज्ञानिक ने मान्यता दिलाई थी? तो आंसर क्या डालेंगे आप लोग? ये तीनों व्यक्ति मिलकर, ह्यूगो डिब्रीज, कार्ल कोरेंस और इरिक वॉन शेरमॉक, ये सारे ने मिलकर क्या किया था? इन मेंडल के जो प्रयोग था अपना नाम न देकर उन्हीं के नाम पर प्रयोग को सिद्ध करवाया। आगे कह रहा है मेंडल ने एक शुद्ध बैगनी फूल वाले मटर के पौधे को जब सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे मिलेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि पहली पीढ़ी में बैगनी से कराया है ना, तो सारे बैगनी ही मिलेंगे। अगली पीढ़ी में संख्या चेंज होता है। आगे कहा जा रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था? पहला कह रहा है कि मटर के पौधे में अनेक प्रकार के विपरीत गुण होते हैं, 7 तरह के होते हैं और 7 गुणसूत्र होते हैं, इसलिए मटर के पौधे छोटे होते हैं, उसे प्रयोग करना आसान है। मटर के पौधे का जीवन चक्र कुछ ही महीने का होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका जनरेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारे गुण के कारण उन्होंने मटर का प्रयोग किया था मेनली। आगे कहता है मेंडल को अपने प्रयोग में सफलता मिलने का क्या कारण था? तो उनका सबसे बड़ा जो कारण था यही सब है कि उन्होंने मटर का चयन किया, सबसे बड़ा कारण है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए एक समय में केवल एक ही गुण के बारे में प्रयोग किया। फिर करा मेंडल ने अपने अध्ययन में सांख्यिकी का प्रयोग किया, इसीलिए इनको सफलता मिला। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि F1 पीढ़ी के संकर पौधे को जब संयुग्मी अप्रभावी कारक से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो आप इसका आंसर देंगे टेस्ट क्रॉसिंग कहते हैं। निम्नलिखित एलील के जोड़े को कौन संयुग्मी मतलब होमोजोयस है? देखिए जरा यहाँ पे, तो आंसर दीजिएगा समयुग्मी कहने का मतलब क्या है? समान। तो ये भी समान है, ये भी समान है, इसका आंसर सी दीजिए। मेंडल के एक संकर क्रॉस में लक्षण रूप की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे। लक्षण रूप का अगर बात करेगा तो 3:1 क्या है? लक्षण रूप 3:1 है, अगर ध्यान रखिएगा इस बात का।
अगला प्रश्न है कि मेंडल के द्विसंकर क्रॉस, यहाँ एक संकर क्रॉस में 3:1 है और द्विसंकर क्रॉस में जीन प्रारूप, यहाँ लक्षण प्रारूप था या जीन प्रारूप था, ये है 1:2:1 था इनका। आगे प्रश्न है कि मेंडल का कौन सा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है। एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है तो आप आंसर दीजिएगा स्वतंत्र विन्यास का नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नहीं है। आगे है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण जीन करता है, ये सही बात है। जीन के माध्यम से विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित हो जाती है, ये भी सही बात है। जीन का द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन ऑफ जीन ही विभिन्नता का कारण बनता है, ये भी सही बात है। इसका आंसर डी दीजिए, सारे इसमें सही बात लिखा गया है। जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले विभिन्नता को क्या कहा जाता है। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ से बात करा, जलवायु और वातावरण की बात करा है, तो इसको कायिक विभिन्नता बोलते हैं। जननिक विभिन्नता कब बोलते हैं, जो जन्म से ही हो, बाहर में आके वातावरण से हो तो उसको कायिक विभिन्नता बोलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कह रहा है अनुवांशिक विभिन्नता का संचरण केवल पहली पीढ़ी में होता है। नहीं, अनुवांशिक विविधता का जो संचरण होता है, यहाँ तक का आंसर होगा पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ठीक है। और कायिक विभिन्नता का संचरण नहीं होता है, बस उसी पीढ़ी में रह जाता है, मतलब जिसको हुआ है उसी को रह गया, उसके अगला पीढ़ी को भी नहीं जाएगा। बात समझ में आया। दोनों पॉइंट यहाँ क्लियर मैंने करा। ये कह रहा है कि अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होने का कारण क्या माना जाता है। पहला, अगर क्रोमोसोम पर स्थित जीन के व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए तो ये तो सही बात है। डीएनए के निर्माण में संलग्न नाइट्रोजन क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन हो जाए तो भी, दोनों पॉइंट आंसर सही जाएगा, ठीक है। कह रहा है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का प्रतिपादन किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोवेरी ने किया था। अनुवांशिक गुणसूत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वाल्टर सटन एवं थियोडोर बोवेरी था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मेंडल के नियम का अपवाद है। मेंडल साहब के नियम का अपवाद माना जाता है, 4 तरह का टोटल माना जाता है। पहला है अपूर्ण प्रभाविकता, सहप्रभाविकता, बहुविकल्पता और चौथा था सहलगनता। 4 था टोटल, ठीक है। एक यहाँ नहीं दिया, सहलगनता चौथा था। तो यहाँ कह रहा है कि जब किसी जीव में एक लक्षण के लिए 2 से ज़्यादा एलील जिम्मेदार होते हैं तो इसे क्या कहा जाता था, बहुविकल्पता कहा जाता है। बहुविकल्पता कहा जाता है इसमें। यहाँ पे है कि अगर 2 पौधे, आप देख सकते हैं किस तरह के 2 पौधे हैं के बीच क्रॉस करवाया जाए तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार जीनोटाइप तैयार होगा। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर हो जाएगा कि इस टाइप का जीनोटाइप इसमें तैयार होगा। वो डायरेक्ट आंखों से याद रखना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा बात नहीं करना है। मेंडल के किस आनुवंशिकता के नियम को युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, तो आंसर दीजिएगा पृथक्करण का नियम। मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जिन्होंने मेंडल के ही सारी बातों को दोहराया था लेकिन अपना नाम उन्होंने नहीं रखा था। तो ह्यूगो डी ब्रीज, कोरेंस और सेरमाक, ये 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के ही नियम को दोहराया, लेकिन इन्होंने अपना नाम नहीं दिया क्योंकि इन्होंने भी प्रयोग करके देखा था। जीन बने होते हैं, तो जीन डीएनए के बने होते हैं, पता होना चाहिए। डीएनए बने होते हैं तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। फॉस्फोरिक अम्ल का भी बना रहता है, शर्करा शुगर का बना होता है, नाइट्रोजन क्षार का भी बना होता है। आगे करा मोनो हाइब्रिड अनुपात का अगर बात करिएगा तो 3:1 होगा। डाई हाइब्रिड अनुपात का बात करिएगा तो 9:3:3 और 1 के अनुपात में जाएगा। 9:3:3:1 के अनुपात में जाएगा। यहाँ पे है कि स्वतंत्र अभ्यूहन इंडिपेंडेंट एजॉर्टमेंट से तात्पर्य क्या चीज़ का है। तो आंसर दीजिए पहला वाला, एक माता पिता के संतानों में लक्षणों का पृथक होना। यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको, एक माता पिता के संतानों में लक्षण का पृथक होना, ठीक है। आगे है आपका कि प्रभाविकता का नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस से अभिप्राय क्या है। तो आंसर आपका निकल कर आएगा संकर नस्ल में किसी एक लक्षण का प्रभावी होना। संकर नस्ल में किसी एक लक्षण का प्रभावी होना।
नेक्स्ट पॉइंट में है, मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था। मेंडल के सफलता का मुख्य कारण अगर अब बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा, उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। मटर के पौधे का चयन किया था, ये सफलता का सबसे बड़ा कारण था। नेक्स्ट है, वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस बनाने में कई प्रतीक होने का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित कौन एक प्रतीक चिन्ह नर मेल को सूचित करता है। तो यहाँ समझ लीजिए, जरा मैं सब बता दे रहा हूँ चारों प्रतीक। अगर मेल की बात करिएगा तो चरखूट वाला मेल को, गोल वाला फीमेल को सूचित करता है। जब लिंग पता ना हो तो इस तरीका के हम कर देते हैं डायमंड शेप। और इफेक्टेड है, किसी चीज़ से इफेक्टेड है अगर तब हम लगाते हैं ये वाला। इफेक्टेड होने के जगह पे हम लोग ब्लैक करके पूरा बॉक्स रंगीन करके लगाते हैं। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो व्यक्ति का नाम था कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट आपका सन 1968 में प्रयोगशाला में जेनेटिक कोड, न्यूक्लियोटाइड और डीएनए का जीन संश्लेषित करने पर नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो आप आंसर देंगे हरगोविंद खुराना जी को मिला था। नेक्स्ट आपका हरगोविंद खुराना को किस कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऊपर के क्वेश्चन में ही था, तो प्रोटीन संश्लेषण आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक सूचनाओं को प्रवाह की सही दिशा है। सूचनाओं के प्रवाह का सही दिशा है, देखिए जरा इसमें से पहला ऑप्शन अगर देखिएगा तो इसमें लिखा गया है डीएनए, आरएनए फिर प्रोटीन कह रहा है। तो आप कहेंगे कि सर यही तो सही दिख रहा है, डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन। नेक्स्ट है कि आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहला ये आंसर देना सही रहेगा, लेकिन आगे भी देखेंगे तो वही बात है। पहला तक है आनुवांशिकता, आनुवांशिक गुण और जनकों से संतानों में हस्तांतरण करने वाले पैतृक गुणों का भी। तो ये सारा आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर दीजिए इसका। आगे आपका आनुवांशिकी जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका बेटसन। नेक्स्ट है आनुवांशिकी के जनक है, आनुवांशिकी के जनक कौन है। तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि बात करिए आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो डीएनए में, कहाँ पे होता है, डीएनए में। आंसर याद रखिएगा। आगे कर रहा है डीएनए में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर निकल के आएगा सूक्ष्म परिवर्तन कहा जाता है, उत्परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन को। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने संकरण का प्रयोग किस पौधे के लिए किया था। तो चिकन पी, गार्डन पी इसको बोलेंगे। गार्डन में का जो पी था ना मटर, उसका प्रयोग किया था, जंगली मटर का तो प्रयोग किया नहीं था। नेक्स्ट है बारबेरा मैकिन्टॉक किस पौधे का कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर दीजिएगा मक्का के। यहां करा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मकई यानी मक्का के पौधे का संलग्नता में सफलतापूर्वक दर्शाया गया है। तो वो व्यक्ति थे मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने सफलतापूर्वक दर्शाया था। आगे कह रहा है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवांशिकता के 3 प्रमुख नियम कौन सा था। तो उनका नियम था पृथक्करण, स्वतंत्र अव्यूहन, प्रभाविकता, अप्रभाविकता था। आगे कहा जा रहा है मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम जो है द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। नेक्स्ट है मेंडल ने मटर का पौधा चयनित किया क्योंकि, आंसर दीजिएगा इनमें विपर्यायी विपरीत लक्षण उपस्थित थे, इसीलिए। मेंडल का नियम का अपवाद क्या है। तो मेंडल के जो नियम का अपवाद माना जाता है वो संलग्नता माना जाता है। जब F1 पीढ़ी में फेनोटाइप तथा जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो आप जानते होंगे अपूर्ण अप्रभाविकता बोलते हैं, अपूर्ण प्रभाविकता। यहाँ पे क्रॉस ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉस ओवर का घटना देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है। आपका आंसर निकल के आएगा पैकिटीन के समय। आगे है कि लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफ़ेद रंग वाले मवेशी से क्रॉस कराया जाता है। चलो ठीक है भाई। तो F1 पीढ़ी में मवेशियों का रंग चितकबरा हो गया, इस पर मतलब यह किसको प्रदर्शित करता है।
तो आप कहिएगा सहप्रभाविकता को प्रदर्शित करता है, सहप्रभाविकता इसको बोलते हैं। लाल फूल और सफ़ेद फूल वाले पौधे को क्रॉस कराया गया तो F1PD में फूलों का रंग गुलाबी आ गया, क्या चीज़ कोई दर्शा रहा है, तो इसको बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविकता। यहाँ पे है जीन को निम्नलिखित में से किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। आप आंसर देंगे इसका, आनुवांशिकता की इकाई कह सकते हैं, डीएनए का भाग कह सकते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई कह सकते हैं। आगे है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। यहाँ का निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। मानव के 4 प्रकार के रुधिर वर्गों का निर्धारण करने के लिए एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं, बताइए, है ना सही बात, 3 एलील होते हैं। आगे कहा जा रहा है, देखिए ए बी ओ ए बी, असल में 1 2 3 ही ना है और उसी से ना एक मिलकर बन गया, इसीलिए ऐसा बोला गया। नेक्स्ट है कि किसी एक मनुष्य में 3 एलील में 2 ही उपस्थित रहते हैं जिससे उनका रुधिर वर्ग निर्धारित होता है। आगे कहा जा रहा है, दोनों सही था पॉइंट, वंशानुगत विशेषताएं माता पिता से उसके बच्चों में किस माध्यम से पहुंचती है, तो आंसर आ जाएगा आपका जीन के मदद से पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मनुष्य में द्विगुणित डिप्लॉयड गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर दीजिएगा 23। नेक्स्ट है कि जनन कोशिका स्पर्म ओवा में अगुणित हैप्लॉयड गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 23। फिर से सुनिए, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में द्विगुणित डिप्लॉयड गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23। जनन कोशिका स्पर्म ओवा में अगुणित मतलब हैप्लॉयड गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 23 होती है। यहाँ कर रहा है कि सत्य कथन बताइए। पहला है क्वेश्चन कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है, तो आंसर दीजिएगा ये सही है। नेक्स्ट कहिएगा नर युग्मक स्पर्म की आनुवांशिक संरचना ही होने वाले बच्चों का लिंग निर्धारण करता है, ये भी सही बात है। आगे है मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया X तथा Y गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है, ये बात भी सही है। फिर से सुनिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया निषेचन के समय होता है, एकदम सही बात है। नर युग्मक स्पर्म की आनुवांशिक संरचना ही होने वाले बच्चों का लिंग निर्धारण करता है, ये भी सही है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया X तथा Y गुणसूत्र द्वारा निश्चित होता है, ये बात भी सही है। तीनों पॉइंट 100% सही है। यहाँ कह रहा है कि मनुष्य में नर गुणसूत्र होते हैं तो X और Y होता है नर में, मादा में X और X होता है। आगे कहा जा रहा है आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्लियर है, जीन कहाँ पाया जाता है, तो क्रोमोसोम में। कह रहा है किस कारण एक माता पिता को सभी संतानें एक समय नहीं होती है, सभी संतानें एक समान नहीं होती है माता पिता का, ऐसा क्यों, तो आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता विभिन्नता हो जाता है, वातावरण की विभिन्नता हो जाता है, तो दोनों आंसर देना सही रहेगा। निम्न में कौन संकर नस्ल को सूचित करता है, तो संकर नस्ल में सेम वाला नहीं होता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेम वाला नहीं होता है संकर नस्ल। आगे पॉइंट पे कर रहा है निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। पहला कर रहा है रुधिर जीन IA और IB आपस में सह प्रभाविकता को दर्शा रहे हैं, ये सही बात है। IA तथा IB आपस में सह प्रभाविकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है रुधिर जीन IA तथा IB दोनों ही जीन IO पर प्रभावी होते हैं, ये बात भी सही है। नेक्स्ट है रुधिर जीन IO जीन IA IB के सापेक्ष अप्रभावी होता है। गौर से सुन लीजिएगा, ये पॉइंट लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। रुधिर जीन IO जीन IA IB के सापेक्ष अप्रभावी होता है, ये बात सही है, यानी डी सही हो जाएगा, सारे सही है इसमें। एक सामान्य मनुष्य शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो कहीं भी ऑटोसोम का संख्या सेम रहता है हमेशा, तो 22 जोड़ी ही होगा, चाहे शुक्राणु में हो कि नॉर्मल हो। करा एक सामान्य मानव अंडाणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, तो जैसा कि मैंने बताया ये चेंज नहीं होता है, यहाँ भी 22 जोड़ी ही होगा। आगे कहा जा रहा है कि नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुई गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है, तो आपका आंसर आएगा निकल के पिता द्वारा। नवजात शिशु में लिंग का निर्धारण किसके
गत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है, तो पिता द्वारा। नेक्स्ट है कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आंसर क्या निकल कर आएगा बताइए। आंसर निकल के आएगा हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत। हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत आंसर आएगा। फिर से सुन लीजिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हेटेरोगैमेसिस का सिद्धांत कहलाता है। कह रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण से संबंधित कथनों पर विचार करिए। पहला कह रहा है पक्षियों में लिंग निर्धारण है तो जिम्मेदार क्रोमोसोम Z और W होता है। जी हाँ, जैसे हम लोग में क्या होता है X और Y, उसी तरह पक्षी में Z और W होता है, नाम से बदल गया है। आगे कह रहा है नर पक्षियों में ऑटोसोम तथा एक जोड़ी ZZ क्रोमोसोम होते हैं, तो ये बात सही है। जैसे हम लोग में क्या होता है, फीमेल के अंदर सेम रहता है XX, लेकिन पक्षियों में उल्टा होता है, नर के अंदर क्या होता है, सेम होता है ZZ। आगे है मादा पक्षियों में ऑटोसोम अतिरिक्त लिंग निर्धारण के लिए दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम Z और W होते हैं, ये बात भी सही है। पक्षी में मनुष्य का थोड़ा सा उल्टा सिर्फ हो जाता है। नेक्स्ट कर रहा है मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म हो जाता है। लड़का बनाना है तो ध्यान रखिएगा, पुरुष से आएगा Y और स्त्री से आएगा X। ये दोनों पॉइंट तो सेम ही लिख दिया है, तो C और D आंसर दे सकते हैं आप, कोई एक ही होता। नेक्स्ट है क्रोमोसोम मिलने से बालिका बनता है, तो पुरुष से X आएगा, महिला से भी X आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक विकार मेंडलीय विकार की श्रेणी में नहीं आता है। कौन सा अनुवांशिक का विकार है जो मेंडल के विकार के अंतर्गत नहीं, जिसको डाला गया है। अब देखिए क्वेश्चन दिखने लगा। तो ये जो डाउन सिंड्रोम है ये मेंडल के अनुवांशिक विकार के अंतर्गत नहीं आता है, ध्यान रखने वाली बात है। जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सभी कहाँ पे आता है, काउंटिज्म, तो अनुवांशिक विकार के अंतर्गत आता है, ध्यान रखने वाली बात है मेंडल का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक अनुवांशिक विकार गुणसूत्रीय विकार के कारण नहीं है, के उदाहरण नहीं है, कहने का मतलब कारण मैं बोल रहा था। निम्नलिखित में कौन एक अनुवांशिक विकार गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण नहीं है, तो ये जो लास्ट में है D नंबर, फिनाइल कीटोन्यूरिका, ये नहीं है। जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया और क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हो गया, जितना सिंड्रोम वाला होता है ना, वो सभी अनुवांशिक विकार गुणसूत्रीय विकार होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन लिंग संलग्न यानी सेक्स लिंक्ड रोग है, तो बताइए जरा। सेक्स से रिलेटेड है तो हीमोफीलिया भी है और वर्णांधता भी है, ये दोनों है, तो C आंसर देना सही रहेगा। निम्नलिखित में कौन अलिंग संलग्न ऑटोसोम रोग है, तो दोनों लग रहा है, सिकल सेल एनीमिया हो गया और फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया। ये दोनों के बारे, एक सेकेंड, हाँ, ये दोनों जो है अलिंग संलग्न ऑटोसोम लिंक्ड रोग होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सत्य है। पहला करा हीमोफीलिया तथा वर्णांधता के संबंध में जीन X गुणसूत्र पर पाया जाता है, ये सही बात है। X मतलब फीमेल इसका वाहक होता है, सीधा कहने का मतलब। आगे करा है X गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का स्थानांतरण माता से होता है, वही बात मैंने बोला। X गुणसूत्र पर स्थित लक्षणों का स्थानांतरण पिता से संतान में नहीं होता है, ये बात भी सही है, तो सारे सही है इसके। यहाँ करा है लाल हरी वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण क्या माना जाता है। आंसर क्या दीजिएगा इसका, X गुणसूत्र की वंशागति, फीमेल ही तो इसको वंशागति लेकर जाती है अगले पीढ़ी तक। आगे करा हीमोफीलिया होगा, हीमोलिया नहीं, हीमोफीलिया होने का कारण क्या है, तो आंसर दिया X गुणसूत्र की वंशागति के कारण होता है हीमोफीलिया। अगला में है कि अगर सामान्य पुरुष की शादी हीमोफीलिया रोग के वाहक स्त्री से हो जाता है तो बच्चे उत्पन्न होंगे, तो क्या होगा, तो देखिए फीमेल है तो XX होगा, एगो में हीमोफीलिया वाला लगा दीजिए, और लड़का Y है, मतलब हम ये पति का हो गया और ये पत्नी का हो गया। अब कह रहा है कि सामान्य पुरुष की शादी तो बच्चा में क्या होगा, तो देखिए अगर हम X का X से कराएंगे XX आएगा, लेकिन ये में रोग वाला आ गया, और XY से करिएगा तो क्या आ जाएगा, एक लड़का और एक लड़की क्या मिल गया आपको, एक लड़का एक लड़की बना ना, बीमारी वाला मिल गया।
लेकिन आपको पता है लड़की में बीमारी दिखता ही नहीं है, सिर्फ ये वाहक होगी। लड़कियां क्या होगी, सॉरी ये तो लड़का है, इसमें तो दिखेगा बीमारी। ये लड़की में बीमारी नहीं होगा वर्णांधता, लेकिन वो वाहक होगी हीमोफीलिया का। बात समझ में आ रहा है। और उसी तरह इससे जब मिलाइएगा तो XX बनेगा, और इससे जब इसको मिलाइएगा तो XY बनेगा। तो आप एक चीज़ देखिएगा ज़रा, फीमेल में 2 फीमेल है तो कोई 2 फीमेल में 50% फीमेल क्या है, वाहक होगी, और 50% फीमेल वाहक नहीं होगी इस बीमारी का। लड़का में 50% लड़का बीमारी से ग्रस्त होगा, 50% बीमार से ग्रस्त नहीं होगा। अब पढ़ते हैं पहला, 50% मादा संतान सामान्य होंगे, सही बात है। 50% मादा संतान हीमोफीलिया के वाहक होंगे, ये भी सही बात है। 50% नर संतान हीमोफीलिया से ग्रस्त होंगे, ये भी सही बात है। एक और यहाँ लिखा जा सकता था कि 50% नर संतान हीमोफीलिया से ग्रस्त नहीं होंगे, वो भी सही हो जाता। यहाँ है, अगर किसी सामान्य स्त्री का विवाह, सामान्य स्त्री मतलब XX, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। यदि किसी सामान्य स्त्री का विवाह हीमोफीलिया ग्रस्त पुरुष से होता है तो क्या होगा, तो पुरुष का अगर लिखेंगे तो XY लिखेंगे, और यहाँ पुरुष वाला में लगाना होगा आपको X के अंदर, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक और बात, पुरुष वाहक तो है नहीं, पुरुष को सिर्फ हो रखा है। बात समझ में आ रहा है। तो आगे ही फैलेगा नहीं, आगे अभी जाएगा नहीं। अब देखिए कहीं भी बीमारी का कोई लक्षण दिख रहा है, जब ये पुरुष में होता है लेकिन पुरुष वाहक तो है नहीं, आगे तो बढ़ा नहीं सकता है, तो इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा। तो पुरुष से होते हैं तो सभी नर संतान सामान्य होगा, किसी को बीमारी नहीं हो सकता। आगे कह रहा है, एक वर्णांध स्त्री की शादी, वर्णांध स्थिति आ गई, मतलब इस बार रहेगा फीमेल वाला में। ये एक सेकेंड दीजिए जरा, हाँ X एगो में लगा दीजिए ऐसे ऊपर डॉट, चलिए। और ये पुरुष का लगा लेते हैं XY। वर्णांध स्त्री की शादी एक समान दृष्टि वाले पुरुष के साथ हो जाए, समान दृष्टि वाले, तो बस देख लीजिए ना, एक ये रहा स्त्री, लेकिन इस बार प्रॉब्लम वाला, ये बिना प्रॉब्लम वाला, ये लड़का जिसको प्रॉब्लम होगा, और ये लड़का जिसको प्रॉब्लम नहीं होएगा। अब चलिए अब पढ़ते हैं। सभी पुत्रियां वर्णांध होगी, गलत बात। सभी पुत्र वर्णांध होंगे, गलत बात। आधे पुत्र वर्णांध होंगे, सही बात। आधी पुत्रियां वर्णांध होगी, गलत बात, क्योंकि लड़कियां वर्णांध हो नहीं सकती है, वो उसका वाहक हो सकती है। आगे है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतान में क्या होगा। तो वर्णांध पुरुष से मतलब नहीं है, पुरुष को नॉर्मल ले लीजिए, क्योंकि पुरुष में है तो उससे क्या ही दिक्कत है, कुछ नहीं है दिक्कत। स्त्री तो सामान्य है, तो सभी पुत्रियां वर्णांध होगी, गलत बात। सभी पुत्र वर्णांध होंगे, गलत बात। आधे पुत्र वर्णांध होंगे, गलत बात। इसका आंसर होगा कोई भी पुत्र वर्णांध नहीं होगा। एक मिनट, यहाँ पे तो वर्णांध पुरुष है, लेकिन यहाँ कह रहा है दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ है। अच्छा, सामान्य पुत्री से हुआ है। देखिए एगो चीज़ समझिए, यहाँ पे एक वर्णांध पुरुष का विवाह हुआ है, वर्णांध पुरुष मतलब X और Y, इसका ये तो इफेक्टेड है, पुरुषों के सामान्य पुत्री से हुआ है, ये रहा स्थिति यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे ये इफेक्टेड होगा, समझिएगा ज़रा, ये लड़की का ही इफेक्टेड होएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पापा को इफेक्ट था तो बेटी में इफेक्ट होएगा, समझते रहिएगा। अब यहाँ पे इफेक्टेड था लेकिन ये आगे बढ़ा नहीं सकता था, इसको तो फिलहाल भूल जाने में भलाई है। बात समझ में आ रहा है। तो लड़का जब बनेगा तो देखिए ना 50% लड़का क्या हो जाएगा, X और Y यहाँ जैसे ही बनेगा इफेक्टेड होगा। तो इसका आंसर जानते हैं सबसे अच्छा देना क्या रहेगा, आधे पुत्र वर्णांध होंगे। नेक्स्ट है कि एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला का संतानों में
पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना क्या है? यहाँ वर्णांध पुरुष है तो वर्णांध पुरुष से हुआ। समान महिला है, समान महिला ये रहा। बताइए, इसका इफेक्टेड है लेकिन ये आगे किसी को प्रभाव नहीं करेगा तो इसको मैं भूल जाता हूँ। अब बताइए, इसमें कहीं भी इफेक्टेड नहीं है तो इसका जो भी बच्चा होगा वो सही होगा, 0% वर्णांध होगा। हीमोफीलिया एक ऐसा अनुवांशिक विकार है। आंसर पहला हो जाएगा, मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। मनुष्य में रुधिर जमने की क्षमता नहीं के बराबर होती है। आगे आपका है कि जब मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम में एक ही कमी हो जाती है तब कौन सा सिंड्रोम होगा? फिर से सुनिए, जब मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम में एक की कमी हो जाती है तब कौन सा सिंड्रोम होता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्त, इसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाले सिंड्रोम है। तो आंसर हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। और आगे कह रहा है क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहा जाता है। आगे है टर्नर से लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण है। देखिए, टर्नर सिंड्रोम ऊपर देखा था तो उसका लक्षण देख लीजिए, क्योंकि वहाँ नाम से सिर्फ याद नहीं रहेगा ना। तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 44A और XO होता है, ठीक है। ओ नहीं, 0 कहेंगे मतलब खाली हो जाता है वहाँ पे। 44 ऑटोसोमी क्या है? ए लिखने का मतलब ऑटोसोम होता है। और XO का मतलब है एगो X है ही नहीं इसमें, मतलब टोटल गुणसूत्र कितना है? 45 से रह गया 46 के जगह पर, तो इसको टर्नर लक्षण बोलते हैं या टर्नर सिंड्रोम। अच्छा, 116 कह रहा है कि क्लाइनफेल्टर्स लक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो 44 ऑटोसोम और इसमें एक X एक्स्ट्रा हो जाता है, या Y कह सकते हैं, एक्स्ट्रा आ गया है। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा मान लीजिए ना, ये होता है। इसमें कितना हो गया? 46 के 47 हो गया ना, इसीलिए इसको क्लाइनफेल्टर्स रोग बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन से गुणसूत्र विकार ट्राइसोमी 2n+1 के उदाहरण है? आइए ना, ऑप्शन दिखाते हैं, आप बताइएगा। आप लोग बताइए। आप आंसर जाएगा ए और बी दोनों। डाउन सिंड्रोम भी हो जाएगा और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र विकार मोनोसेमी 2n-1 के उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, एक कम जाता है ना। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, ये जो लिखा हुआ था 2n-1 या 2n+1, इसका मतलब ये हो रहा है ना कि n के जगह पर आप डाल के देखिए, जैसे 23 जोड़ा होता है तो 23 डालिए, तो 23 दूनी 46 में से 1 गया 45, ये बात कर रहा है यहाँ पर। ये निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है? क्या आंसर दीजिएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे सामान्य जीवन जी सकते हैं। आगे है कि मानव कोशिका में मिलने वाली सभी 46 क्रोमोसोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को पता लगाने की महत्वाकांक्षी परियोजना मानव जीनोम परियोजना कब शुरू की गई थी? 1990 में शुरू की गई थी। आगे आप कहा कि मानव जीनोम परियोजना शुरू करने के पीछे किस लक्ष्य को ध्यान में रखा जाना था? तो पहला कह रहा है कि मानव कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए में अवस्थित सभी जीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, ये तो सही है। सभी मानव डीएनए के निर्माण में लगे नाइट्रोजनी क्षार युग्म की प्रक्रमों का निर्धारण करने में, ये भी सही बात है। दोनों परफेक्ट आंसर, इसका ए और बी दे दीजिए आंसर। नेक्स्ट कह रहा है वर्णांध व्यक्ति के लाल रंग दिखता है हरा रंग में और हरा दिखता है लाल रंग में। आगे कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आरंभिक विकास किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आंसर क्या दिया है? एलिक जेफरीज द्वारा विकास किया गया। गुणसूत्र में क्या होता है? तो गुणसूत्र के अंदर अगर बात किया जाए तो डीएनए और प्रोटीन होता है कि नहीं? यहाँ कर रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है तो जैसे अपराधियों की पहचान करना हो, संदिग्ध माता पिता का पता लगाना हो, मित्र व्यक्ति के नज़दीकी संबंध का पता लगाना हो, सारे आंसर हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए संरचना की समानता एवं विभिन्नता किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी।
टेक्निक कह सकते हैं। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है, इसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। आगे है कि जीन की बारंबारता में निरुद्देश्य होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो आप कहिएगा अनुवांशिक विचलन कहलाता है। मनुष्य में AAXO गुणसूत्र रहने पर क्या होता है? तो अगर पहले बताया गया था आपको, तो असामान्य मादा हो जाएगी ये। आगे है जीव विज्ञान की वो शाखा जिसमें जीवों के जीनोम संबंधित आंकड़े का ग्रहण, विश्लेषण तथा उसके उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो आप तो जानते हैं इसको जेनेटिक्स बोलते हैं। लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई कौन सा है? लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन है, ध्यान रखने वाली बात है। आगे आपका कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में उत्पन्न मटर के पौधे का लक्षण रूपी अनुपात क्या था? लक्षण की बात कर रहा है, आसान है ये। डाई हाइब्रिड की बात है ना, तो 9:3:3:1 आंसर होगा। और जीन की रासायनिक संरचना क्या होती है? रासायनिक संरचना जीन का, DNA को रासायनिक संरचना बोला जाता है जीन का। आगे है आपका कि नर ड्रोसोफिला मेलानोसेंटर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो पहला हो जाएगा 6 ऑटोसोम प्लस XY होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, गलत पूछ रहा है? तो ये जो पहला है शुद्ध लंबा TT ठीक है, शुद्ध बौना TT ठीक है, संकर ये सही है। लेकिन प्रथम पीढ़ी को F1 बोलते हैं, ये गलत लिखा गया है, F2 नहीं, प्रथम पीढ़ी F1। यहाँ पे है कि DNA में कौन सा नाइट्रोजन क्षार मौजूद होता है? तो पहला ही हो जाएगा एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायामीन आंसर हो जाएगा। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायामीन। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी में लक्षण रूपी अनुपात क्या था? तो एक संकर है, मोनोहाइब्रिड है ना, तो 3:1 हो जाएगा। और जीनोटाइप बोलेगा तो 1:2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट है DNA का निर्माण किन किन से हुआ है? तो आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार। किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? उसको हम लोग जीनोटाइप बोलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्रोमोसोम के किस भाग में क्रियाशील जीनें पाई जाती है? तो आप आंसर दीजिए यूक्रोमैटिन में। क्रोमोसोम के यूक्रोमैटिन भाग में क्रियाशील जीनें पाई जाती है। आगे है प्रत्येक जीन में औसत नाइट्रोजन क्षार कितना मौजूद होता है? तो 3000 मौजूद रहता है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन क्षार 3000 मौजूद रहता है। आगे है DNA द्विगुणित यानी रिप्लिकेशन द्विगुणन किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? तो आंसर कीजिएगा DNA पॉलीमरेज का। वह एंजाइम जो DNA अणु को खंडों में काटता है क्या कहलाता है? आप कहिएगा DNA जाइरेज। खंडों में काटना है ना, तो DNA जाइरेज। ये आपको याद होना चाहिए कि DNA के एक चक्कर की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रम होती है। सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो हेंकिंग ने किया था, हेंकिंग। वाई क्रोमोसोम का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मॉर्गन द्वारा वाई क्रोमोसोम्स का खोज किया गया था। मेंडल किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी भी रहे हैं? तो ऑस्ट्रिया आंसर हो जाएगा। DNA फिंगरप्रिंटिंग का कार्य है, पहला कह रहा है संदिग्ध माता पिता की जानकारी, संतान के माता पिता की जानकारी। आगे कह रहा है फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान, ये भी सही बात है, सारे आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होती है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। आगे आपका आनुवांशिकी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? असल में 150 नंबर क्वेश्चन है, कहिएगा आनुवांशिकता और विचरण का इसमें वो होता है। नेक्स्ट है कायिक विभिन्नता किस प्रकार की होती है? कायिक विभिन्नता का बात कर रहा है, बोलिए। तो उपार्जित होता है कायिक, जो कि बाद में उपार्जित किया जाता है, जन्म से तो होता नहीं है। गुणसूत्रों के DNA में विशिष्ट भाग जो एक विशेष प्रकार का DNA का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोल देते हैं जीन। मनुष्य में लाल हरी वर्णांतता को जाना जाता है। लाल और हरी वर्णांतता को हम लोग जानते हैं, इसको हम कह देते हैं
प्रोटोनोपिया के रूप में और ड्यूटेरोनोपिया के रूप में, यानी ए और बी दोनों कह सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि लक्षण जिसके जीन एक्स गुणसूत्र पर होते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा लिंग संलग्न। आगे है लिंग संलग्न वंशागत के खोजकर्ता कौन थे? तो 155 का आंसर हो जाएगा मॉर्गन। आगे कहता है एलोसोम होता है, एलोसोम होता है, लिंग गुणसूत्र होता है एलोसोम। आगे है प्लाज्मिड होते हैं, तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? पहला आंसर हो जाएगा जीवाणु के अनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोजोम से बाहर होते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं। नेक्स्ट है मानव का इसमें कौन सा लक्षण अनुवांशिकी नहीं हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जंपिंग जीन, तो आंसर हो जाएगा बारबरा मैकलिंटन ने जंपिंग जीन का खोज किया था। तो आज का क्लास दोस्त इतना ही रहेगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला आगे जो वीडियोज है वो भी आपको आसानी से मिल सके, क्योंकि नेक्स्ट जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत अच्छा चैप्टर है, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति। और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं, कैसे कैसे जीवन बना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।